नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आरएस भर्ती परीक्षा आ चुकी है और इसी भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए हम आज से आपके लिए क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। पूरा सिलेबस करवाने का हमारा प्रयास रहेगा। कोशिश ये है कि परीक्षा से पहले जैसा संभावित परीक्षा सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर में होने की संभावना है, तो हमारी कोशिश यही है कि उससे पहले अधिकतम आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएं। और पहले कोशिश उन सब्जेक्ट को करने की है जो टेक्निकल है, समझने वाले हैं और जिनका नंबर वेटेज जो है वो ज़्यादा रहता है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है आरएएस भर्ती परीक्षा के लिए। और ये जो क्लासेस हमने तैयार की है वो इस तरह से तैयार की है कि आपके प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी रहने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम सिलेबस पर नज़र डालें तो हमारे यहाँ पर देखिएगा, ये 2021 का सिलेबस पहले था और अभी 2023 का नया सिलेबस भी जारी हो गया, जिसमें कोई अंतर नहीं किया गया है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो देखिए, सिलेबस वही नॉर्मल सिलेबस है हमारा। यहाँ पे कुछ अलग से कुछ इसमें दिया नहीं गया है। संविधान सभा है और भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन, उद्देशिका यानी प्रस्तावना, मूल अधिकार, राजनीतिक निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य। इसके अलावा देखिएगा वही दोस्तों जो सामान्य हमारी पॉलिटी होती है, हम उसी के विषय में बात करेंगे। तो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक पुनरावलोकन और इसके अलावा बहुत सारे आयोग हैं। एक दो नए टॉपिक या फिर अलग से जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में सामान्यतः नहीं पढ़ते हैं उनके विषय में भी बात की गई है। एक एक टॉपिक को कंटिन्यूस अपने करने वाले हैं, एक एक चीज़ के विषय में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों अच्छे से। और सिलेबस आपका अच्छे से हो जाए, जल्दी हो जाए, इसलिए इस बार जो हमने क्लास शुरू की है वो अपने शुरू करने जा रहे हैं हैंड रिटन क्लास नोट्स के माध्यम से। जो हमारे क्लासरूम के नोट्स होते हैं उन्हीं की पीडीएफ के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा और वही पीडीएफ आपको अवेलेबल भी करवा दी जाएगी। तो अगर आप लिख सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अन्यथा आप अतुल्य आरएस के नाम से अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो भी आपको चैनल मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो अतुल्य आरएस के नाम से ही है, उसको भी सर्च करके डाउनलोड कर लेंगे और सब्सक्रिप्शन उसको कर लेंगे तो भी वहाँ पर भी आपको इसको जो है एक्सेस कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिएगा, ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली क्लास जो है वो होने वाली है संविधान सभा के विषय में। जैसा हमारा सिलेबस में यही था, हमारा जो पहला टॉपिक है वो संविधान सभा ही है दोस्तों। तो चलिएगा डायरेक्ट अपने चलते हैं पीडीएफ पर, हैंड रिटन जो हमारे नोट्स हैं उन पर, और वहीं से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे सिलेबस में दे रखा है वो डायरेक्ट हमारे संविधान सभा के विषय में बात की गई है दोस्तों। तो संविधान सभा के विषय में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि संविधान सभा हम कहते किसको हैं। तो दोस्तों देखिएगा, जहाँ सभा शब्द आ गया इसका मतलब तो यही हो गया ना, कोई एक संस्था है, प्रतिनिधियों की संस्था है। तो इसको बड़ी आसान भाषा में हम समझें तो इस तरह से समझेंगे कि संविधान सभा किसी भी देश में, संविधान सभा किसी भी देश में, और देश भी विशेषतः हम वही लेंगे जो हमारा लोकतांत्रिक है। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर संविधान से ही सब कुछ होता है, संविधान से ही सब चीज़ें चलती हैं। तो वहाँ पर हम संविधान के निर्माण के लिए एक जनप्रतिनिधियों की, जनता के द्वारा नियुक्त किए गए, चयनित किए गए जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी एक संस्था का निर्माण करते हैं, और वही संस्था है जो हमारे संविधान का निर्माण करती है। तो ऐसी संस्था को हम क्या कहते हैं, संविधान सभा के नाम से जानते हैं। और अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूँ तो संविधान सभा का तात्पर्य यही होगा, किसी लोकतांत्रिक देश के अंदर, किसी लोकतांत्रिक देश के अंदर संविधान के निर्माण के लिए लोगों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों की जो संस्था निर्मित की जाती है, जो कि संविधान को लिखती है, बनाती है, उसको स्वीकार करती है, अंगीकृत करती है, प्रारूप बनाती है, ये सारे कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं, उसे हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ें और हम देखें कि हमारे भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले, हम संविधान के निर्माण पर जाने से पहले हम देखें कि संविधान क्या होता है दोस्तों। हालांकि डायरेक्ट यहाँ से प्री के लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं उठता, लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए, क्लियर हो तो हो कि संविधान होता क्या है दोस्तों, संविधान हम कहते किसको है दोस्तों।
तो जैसा अभी हमने बात की, संविधान सभा क्या बनाती है? संविधान। और संविधान सभा ही संविधान को निर्मित करती है, उसके उद्देश्यों का निर्धारण करती है, उसी को अंगीकृत करती है। तो संविधान होता क्या है दोस्तों? तो यहाँ हम इसको इस तरह से समझ लेंगे कि किसी भी देश को चलाने के लिए, अगर हमें देखिएगा दोस्तों, कोई भी हमारे पास में कंट्री है, तो उस कंट्री को चलाने के लिए कुछ तो हमारे पास में नियम होंगे, कुछ तो हमारे पास में कानून होंगे, कुछ तो विधियां होंगी दोस्तों। तो उन विधियों को कहीं ना कहीं हम लिखते हैं, कहीं ना कहीं रखते हैं, यानी उनका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो एक डॉक्यूमेंट होता है, एक दस्तावेज होता है, जिनके आधार पर किसी भी देश का शासन संचालित किया जाता है। तो हम इसको इस तरह से समझे भी, कोई भी देश है हमारा, तो किसी भी देश का शासन चलाने के लिए जो सर्वोच्च और आधारभूत विधि होती है, जिसके माध्यम से किसी भी देश का संचालन किया जाता है, कार्यविधि अपनाई जाती है, तो उस दस्तावेज को हम क्या कह सकते हैं? उस दस्तावेज को हम उस देश का संविधान कहते हैं दोस्तों। आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, यानी किसी भी देश के अंदर सर्वोच्च विधि होती है। संविधान क्या है? संविधान, जैसे हम कहें भारत में विधि का शासन है, तो संविधान क्या है? किसी भी देश की एक सर्वोच्च विधि है। और ये विधि कैसी हो सकती है दोस्तों? ये विधि लिखित हो सकती है। और ये विधि कैसी हो सकती है दोस्तों? ये विधि हमारी अलिखित भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है और अलिखित भी हो सकती है। तो यहाँ अलिखित का मतलब आप इस तरह से न समझिएगा कि कहीं पर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान, हम उसको लिखित संविधान कहते हैं, क्योंकि हमने एक संविधान सभा के माध्यम से उसको लिखा है, एक जिल्द के अंदर हमने उसको बांध के रखा हुआ है। अलिखित में ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ लिखा ही नहीं हुआ। अलिखित का मतलब हम ये ले सकते हैं कि जिस तरह से संविधान सभा के द्वारा इस तरह से एक साथ नहीं लिखा गया, जैसे जैसे समयानुसार नियमों की आवश्यकता होती है, कानून उनके बनते रहते हैं संसद के द्वारा, है ना। तो किसी भी देश के अंदर मूलभूत और सर्वोच्च विधि होती है, और इस विधि के अंदर क्या होता है? लिखित और अलिखित कानूनों का एक समूह होता है, जिसके माध्यम से हम किसी देश का संचालन करते हैं दोस्तों। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? संविधान के नाम से जानते हैं। और इसी संविधान के द्वारा ही, संविधान में क्या होता है दोस्तों? संविधान के अंदर आपको क्या मिलते हैं? शासन के 3 अंग मिलते हैं। शासन के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है और होती है न्यायपालिका, जिनके माध्यम से हम शासन चलाते हैं। आई होप कि मुझे उम्मीद है इतना आप कम से कम जानते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए हमारे पास में एक न्यायपालिका होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता है, एक कार्यपालिका होती है, और एक हमारी व्यवस्थापिका होती है जो कानून वगैरह बनाने का कार्य किया करती है। तो हमारी व्यवस्थापिका कैसे काम करेगी, कैसे बनेगी, कैसे हमारी कार्यपालिका काम करेगी, कैसे हमारी न्यायपालिका काम करेगी, इन सब की जो डिटेल है, इन सब के नियमों का निर्धारण जो है वो किसमें होता है? संविधान के अंतर्गत होता है। यानी संविधान के द्वारा ही इनकी स्थापना की जाती है, और इसी के द्वारा ही जनता और जो हमारी शासन संचालित करने वाली सरकार है, उनके मध्य संबंध कैसे रहेंगे, उनका निर्धारण भी इसके द्वारा किया जा सकता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि संविधान किसी भी देश की एक सर्वोच्च विधि होती है दोस्तों। किसी भी देश की एक सर्वोच्च विधि होती है, जिसके अंदर कुछ नियम होते हैं जो लिखित हो सकते हैं, अलिखित हो सकते हैं। उन नियमों के द्वारा ही शासन का संचालन किया जाता है। संचालन के लिए हमें आवश्यकता होती है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इनकी व्यवस्था जो है संविधान के द्वारा ही की जाती है, और उसी में निर्धारित किया जाता है कि जनता और सरकार के मध्य जो संबंध हैं वो हमारे किस प्रकार के रहने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ ये संविधान सभा के विषय में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं भी। किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान के निर्माण के लिए गठित की गई प्रतिनिधियों की जो संस्था होती है, उसे हम संविधान के नाम से जानते हैं। संविधान सभा के द्वारा, संविधान क्या होता है दोस्तों? संविधान सभा के द्वारा निर्मित और अंगीकार किया जाता है, ये हमने पढ़ लिया है। तो संविधान जो है वो किसके द्वारा? संविधान सभा ही उसको निर्मित करती है, संविधान सभा ही उसको अंगीकृत करने का कार्य करती है। तो जब ऐसा करती है तो फिर भारतीय संविधान का निर्माण भी एक संविधान सभा के द्वारा किया गया है दोस्तों। तो हमने देखा किस प्रकार से संविधान क्या होता है, संविधान सभा क्या होती है, और संविधान सभा के द्वारा जो है हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। तो हम ये देखें फिर हमारी इस संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, है ना, कैसे हमारी संविधान सभा बनती है और किस प्रकार से वो संविधान का निर्माण करती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर अच्छे से समझने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो संविधान सभा का गठन तो बाद में, सबसे पहले हम बात करें भी इस संविधान सभा की मांग कब उठी है,
कि हमारे भी कोई संविधान होना भी चाहिए, कोई संविधान सभा हमारी होनी चाहिए। तो ऐसी मांग भी कब उठी है दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास में रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड मिलता है, वो है 1895 का बाल गंगाधर तिलक का एक स्वराज्य विधेयक था दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज्य विधेयक के अंदर संविधान सभा का उल्लेख किया है। तो हम बात करें भी संविधान सभा की अगर कहीं सबसे पहले चर्चा की गई है तो वो हमें 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अपने स्वराज्य विधेयक में की हुई मिलती है दोस्तों। फिर उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो सन आता है हमारा 1922 का। तो 1922 के अंदर महात्मा गांधी जो है उन्होंने ये कहा कि दक्षिणी अफ्रीका की तरह ही भारत के संविधान का निर्माण होना चाहिए। तो यहाँ जो हमें याद रखना है कि 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण की बात की और उन्होंने कहा किस तर्ज पे होना चाहिए, दक्षिणी अफ्रीका की तर्ज पे होना चाहिए। तो फिर दक्षिणी अफ्रीका की तर्ज में क्या है, यानी जो उनके अनुसार क्या होना चाहिए कि भारतीय जैसे वहां उन लोगों ने खुद बनाया है तो वैसे ही भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, न कि अंग्रेजों की इच्छा के अनुसार। जैसे हमारी भारतीय जनता चाहती है उसी के अनुसार होना चाहिए। तो दोस्तों संविधान कोई छोटी चीज नहीं है। संविधान के लिए जैसे कि हम बात करें के.एम. मुंशी महोदय जो थे हमारे विद्वान थे, उन्होंने इसे तो हमारे देश की आत्मा तक कहा है दोस्तों। जैसे शरीर अगर देश है तो उसकी आत्मा संविधान है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना ज्यादा महत्व है। वैसे तो हम देखें संविधान निर्माण की जो हमारी मांग उठी थी वो स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ ही उठती रहती है और उसी में आगे कंटिन्यूस रहती है और उसी के साथ साथ हमारे जो है संविधान का निर्माण भी चलता रहता है। तो 1922 के बाद में हम बात करें तो हमारे पास में डेट आती है 1927 की दोस्तों। तो 1927 के अंतर्गत क्या कहा गया कि तात्कालिक हमारे भारत सचिव थे उस समय बर्कन हेड, उन्होंने भारतीयों को संविधान निर्माण के लिए चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि आप ऐसा संविधान नहीं बना सकते, आप में इतनी प्रतिभा नहीं है। तो बर्कन हेड ने इनको चुनौती दे दी। तो जैसा हम थोड़ा सा पीछे जाएं वापस, जब 1922 के अंदर महात्मा गांधी ये कहते हैं कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश सत्ता या अन्य कोई भी विदेशी सत्ता के द्वारा जो भी संविधान सौंपा जाएगा हम उसे स्वीकार करने वाले नहीं हैं। हम हमारे संविधान का निर्माण कैसे करेंगे, हमारी इच्छा के अनुसार, यानी हम स्वयं ही करने वाले हैं। तो अंग्रेजों ने देखिएगा 27 में ये एक प्रकार की चुनौती दे दी कि आप संविधान निर्माण करके तो बताएं, और देने वाले कौन है दोस्तों, बर्कन हेड है। तो हमने उसको स्वीकार भी किया और 1928 के अंदर दोस्तों देखिएगा मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान के निर्माण का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास हमारा सफल नहीं रहा। तो जैसे हम बात करें कि अगर सबसे पहले संविधान के निर्माण की बात की है तो 1895 में तिलक के द्वारा की जाती है, और अगर हम कहें संविधान के निर्माण का प्रयास अगर सबसे पहले किसी के द्वारा किया गया है तो वो हमें नेहरू रिपोर्ट में देखने को मिलता है। बात है हमारी 1928 की, क्योंकि 1927 में हमें बर्कन हेड के द्वारा ये चुनौती दे दी गई थी दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा हम बात करें कि आधिकारिक रूप से औपचारिक रूप से अगर किसी ने ये मांग उठाई थी तो 1934 के अंदर देखिएगा, कब की बात हम कर रहे हैं, 1934 के अंदर एम.एन. राय महोदय की बात करें, जिनका पूरा नाम आता है मानवेंद्र नाथ राय, उन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग की। तो देखिएगा हालांकि पीछे हम देखें तो 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले जो है संविधान निर्माण का प्रयास किया, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में बन नहीं पाया। संविधान को इतनी छोटी चीज तो थी नहीं कि बन जाती। तो 1934 में एम.एन. राय ने ये कहा, भी औपचारिक रूप से ये कहा कि संविधान सभा होनी चाहिए एक हमारे लिए। तो संविधान सभा ही जो है वो संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन ये मांग जो कैसी थी, एक प्रकार की व्यक्तिगत मांग थी। तो अगर हम कहें कि संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की सबसे पहले मांग करने वाले कौन हैं, तो वो व्यक्ति थे हमारे एम.एन. रॉय। इस नाम को आपको अच्छे से याद रखना है, ये काफी बार पूछा गया प्रश्न हमारे पास में रह जाता है। अब हम कहें भी ये औपचारिक मांग जो है, सर्वप्रथम औपचारिक मांग 1934-35 के अंदर कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भी की थी दोस्तों, 1934-35 में की थी। अगर हम बात करें किसी पार्टी ने संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की बात की है तो वो है हमारी स्वराज पार्टी। ये नाम आपको विशेषतः याद रखना है, क्योंकि स्वराज पार्टी भारत का
ऐसा प्रथम राजनीतिक दल है जिसने संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण के लिए बात की है दोस्तों। और इसका जो समर्थन है, इस बात का समर्थन फैजपुर अधिवेशन कांग्रेस का जो हुआ था उसके अंदर भी इसको समर्थित किया गया था, इसका समर्थन किया गया था दोस्तों। तो फैजपुर अधिवेशन जो हुआ था 35-36 में भी संविधान सभा की मांग की गई थी, अभी पीछे हमने इसकी चर्चा की है। 1938 में, ये याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने, अब देखिएगा पहले तो हम मांग करें कि हमारा एक संविधान होना चाहिए, फिर हम बात करते हैं संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण होना चाहिए। अब जवाहरलाल नेहरू जी इसमें एक चीज और ऐड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो संविधान सभा का निर्माण हो वो वयस्क मताधिकार के आधार पे होना चाहिए। तो देख सकते हैं किस प्रकार से मेच्योरिटी आती जा रही है हमारी मांग के अंदर। पहले तो हम संविधान की मांग नहीं कर रहे, हम संविधान की मांग करते हैं, वैसे ही किसी ने कह दिया, फिर औपचारिक मांग की गई, उसको भी स्वीकृति दी गई, फिर देखिएगा हमने संविधान सभा के माध्यम से एक पर्टिकुलर अच्छे तरीके से हमने संविधान लिखने की बात की। अब नेहरू जी ये कहते हैं कि सार्वभौमिक या वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन होना चाहिए। बड़ी अच्छी चीज होती है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। तो यहाँ अगर हम वयस्क मताधिकार की बात करें कि वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं, तो इसका मतलब होता है एक व्यक्ति, वन पर्सन वन वोट, यानी एक व्यक्ति का क्या हो, एक वोट देने का अधिकार हो दोस्तों। तो वयस्क मताधिकार का मतलब यही है कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत है ना। अब हम कहें कि वोट डालने की जो न्यूनतम आयु है दोस्तों, तो वो कितनी है, आपको ये ध्यान है, जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी ने वोट डाला ही होगा दोस्तों। तो ये वोट डालने की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। तो क्या हमेशा से 18 वर्ष थी? नहीं, उससे पहले 21 वर्ष हुआ करते थे। वोट डालने के लिए आपको 21 वर्ष का होना अनिवार्य था दोस्तों। लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 के अंदर दोस्तों। 1989 का जो 61वां संविधान संशोधन है उसके माध्यम से जो है वोट डालने की आयु 21 से घटा करके कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई दोस्तों। तो नेहरू जी ने देखिए सार्वभौमिक मताधिकार या वयस्क मताधिकार इसमें जोड़ दिया। अब ब्रिटिश सरकार ने इसके ऊपर क्या कार्यवाही की, तो दोस्तों देखिएगा ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव जो है उसके अंदर इसे स्वीकार करने का कार्य किया था। अगस्त प्रस्ताव के अंदर इसको मंजूरी देने का प्रयास किया था दोस्तों। 1940 में इन्होंने ये अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ये कहा कि युद्ध के बाद में वयस्क मताधिकार के बाद में आपको संविधान बनाने की अनुमति दे दी जाएगी। लेकिन भारतीय राजनीतिक जो दल थे उनके द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया था दोस्तों। तो अगर हम कहें कि भारतीयों को संविधान निर्माण की मंजूरी किसके द्वारा दी गई है, कब दी गई है, तो जो लॉर्ड लिनलिथगो थे उस समय, उनके द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया, उसके अंदर अस्थायी रूप से जो है मंजूरी दी गई थी, जिसको हमारे भारतीय राजनीतिक दलों ने स्वीकार नहीं किया था। तो उसके बाद में दोस्तों एक अगली हमारे पास में संस्था आती है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे लिए, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है दोस्तों 1942 के अंदर। कब आता है? 1942 के अंदर भारत में क्रिप्स मिशन आता है। और यही क्रिप्स मिशन जो है ब्रिटिश शासन के का संदेश लेके आता है, यानी ये कहें कि क्रिप्स मिशन में ही ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को पूर्ण रूप से माना गया था। तो यहाँ हम देखें जो बात की गई थी अस्थायी, तो मांग स्वीकार की गई थी अगस्त प्रस्ताव में, लेकिन जो है क्रिप्स मिशन ऐसा था, इसमें संविधान निर्माण की मांग को पूर्ण मंजूरी दे दी गई थी दोस्तों। और इन्होंने कहा कि युद्ध के पश्चात भारतीय जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन कर पाएगी और उसी संविधान सभा के द्वारा जो है वो आप संविधान का निर्माण कर सकते हैं। तो क्रिप्स मिशन जो था इसमें कुल 11 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। और ये क्रिप्स कौन थे? ये क्रिप्स ब्रिटेन से आए थे और वो ये ब्रिटेन के युद्ध मंत्री हुआ करते थे। इन्होंने बताया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी, ये मांग आपकी मानी जा चुकी है, लेकिन कब होगा? युद्ध की बात, जो इसमें कहा गया था दोस्तों। लेकिन भारतीय राजनीतिक जो दल थे उन्होंने क्रिप्स मिशन को स्वीकार नहीं किया। तो इसके फिर जो नियम थे वो तो लागू होने वाले थे नहीं, लागू नहीं हो पाए। लेकिन इसमें था क्या, वो चीज़ हमें याद रखनी है
कि एक तो इन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए संविधान सभा बनाई जाएगी, और इन्होंने कहा कि एक अखिल भारतीय संघ भी बनाया जाएगा, इसकी सिफारिश इसमें की गई थी। इस अखिल भारतीय संघ में क्या होगा, प्रांत होंगे और रियासतें होंगी और चीफ कमिश्नर प्रांत होंगे। 1, 2 और 3 प्रकार का जो उस समय प्रशासन था, तीनों को एक करके अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। और जो होगा, भारत जो बनेगा वो एक डोमिनियन स्टेट बनेगा, भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। तो क्रिप्स मिशन के लिए आपको याद होगा, महात्मा गांधी ने एक शब्द का प्रयोग किया था, उन्होंने कहा उत्तर तिथिया चेक, यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोस्ट डेटेड चेक किस को कहा गया है, कौन से आयोग को कहा गया है, किस मिशन को कहा गया है, तो क्रिप्स मिशन के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। जवाहरलाल नेहरू ने भी इसके लिए जो कहा था वो कहा था दिवालिया बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक। दिवालिया बैंक और उसके बाद में भी आगे की डेट लिखी हुई, तो ये कोई काम का नहीं है, इसलिए क्रिप्स मिशन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था दोस्तों। अब हम आगे बात करें तो 1945 के अंदर दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में ब्रिटेन में जो है सत्ता परिवर्तित हो जाती है, और चर्चिल के स्थान पर देखिएगा क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी के थे वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। युद्ध हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में देखिए ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तित हो जाती है, और उस समय जैसे संसद में मुद्दे रहते हैं तो भारत का मुद्दा भी रहा करता था। तो इन्होंने क्या किया, संविधान सभा का गठन करने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा दोस्तों, और उन्होंने कहा कैबिनेट मिशन जो है उसके द्वारा ही संविधान का निर्माण किया जाएगा दोस्तों। तो संविधान सभा का जो गठन है 1946 के कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था, और इसी संविधान सभा ने जो है भारतीय संविधान का निर्माण किया था दोस्तों। तो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कैबिनेट मिशन, क्योंकि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है वो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ है। तो थोड़ा कैबिनेट मिशन के बारे में देखें तो ये एक मंत्रिमंडलीय मिशन था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी मई 1946 के अंदर। जो कैबिनेट मिशन है वो भारत में कब आया, 24 मार्च 1946 को, मई के अंदर जो है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी दोस्तों। कुछ और बातें अगर बात करें तो इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, एटली। हमने अभी देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सत्ता परिवर्तित हो जाती है, लेबर पार्टी से थे। तो अब हम देखें भी क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था, ये भारत में क्यों आया था। ये आया था कि ताकि आसानी से शांतिपूर्ण ढंग से भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण किया जा सके, और जो हमारी संविधान सभा है, जो हमारी डिमांड है, उसका भी गठन किया जा सके। तो क्रिप्स मिशन भारत में 1946 में 24 मार्च को आया, मई के अंदर उसने अपनी रिपोर्ट दे दी। ब्रिटेन के उस समय पीएम जो थे वो एटली हुआ करते थे। इसका उद्देश्य था भारतीयों को शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण करना और संविधान सभा का गठन करना। अब हम देखें कि इस क्रिप्स मिशन के सदस्य कितने थे, तो इसमें सदस्य थे 3। नंबर 1 जो सदस्य था इसमें वो था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो उस समय भारत सचिव था और यही इस मिशन का अध्यक्ष भी था। दूसरा इसमें था क्रिप्स व्यापार मंत्री था, और एक व्यक्ति जो था उसका नाम था एवी अलेक्जेंडर, और ये जो है उस समय क्या हुआ करता था, सेना मंत्री हुआ करता था, नौसेना मंत्री ही हुआ करता था दोस्तों। तो आ सकता है यहाँ से भी पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष भी था और उस समय का भारत सचिव भी था दोस्तों। तो प्रशासनिक इकाई, अब हम बात करें कि देखिएगा कब की बात कर रहे हैं हम, 1946 तक पहुंच चुके हैं हम, जब हमने ये कहा कि 1895 के अंदर तिलक के द्वारा स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान के निर्माण की मांग की जाती है। वो मांग अब तक बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच चुकी है कि हमने उसको जो है संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के गठन की मांग को मान लिया गया, और उसके लिए जो है हमारे यहाँ पर कैबिनेट मिशन को भी भेज दिया गया। अब बात करें कि उस समय जो भारत था उसमें प्रशासनिक इकाइयाँ कौन कौन सी थी। जैसे आज हम देखते हैं राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है ना, ये 2 तरह की हमारे यहाँ पर संस्थाएं देखने को मिलती हैं। तो फिर उस समय कौन कौन सी थी, तो उस समय अगर हम देखें प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी सीधी सीधी 2, एक तो ब्रिटिश भारत था और एक था देसी रियासती। सबसे पहले हम 2 भागों में बांटेंगे जो ब्रिटिश का यहाँ पे शासन था, एक तो ब्रिटिश भारत था और एक देसी रियासतें थी। ब्रिटिश भारत के ऊपर डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और देसी रियासतों में राजाओं का शासन हुआ करता था दोस्तों।
और ये जो ब्रिटिश भारत है इसको अपने दो भागों में बांटते हैं। इसमें 11 तो क्या थे, प्रांत थे, और 4 क्या थे, चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे दोस्तों। जैसे अभी अपने केंद्र शासित प्रदेश मानते हैं, कुछ कुछ उसके जैसा ही हुआ करता था। तो ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों में बंटा हुआ था। ब्रिटिश भारत पे अंग्रेजों का शासन था, देसी रियासतों में राजा शासन किया करते थे। अंग्रेज जो ब्रिटिश भारत है उसमें 11 प्रांत और 4 चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी। कौन कौन सी थी देखें। प्रांत 11 तो एक प्रांत पंजाब था, संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत बरार के नाम से जाना जाता है, एक बिहार था हमारे पास में, बंगाल, पश्चिमोत्तर प्रांत, असम है, उड़ीसा है, मद्रास है, बंबई है और सिंध है। तो याद रह जाता है, ऐसी समस्या तो नहीं आती। अब देखो प्रांत प्रांत वाले 3 तो आप ऐसे ही याद रख लो, संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत हो गया और पश्चिम प्रांत हो गया। 3 तो प्रांत ही हो गए दोस्तों, संयुक्त, मध्य और पश्चिम। एक है पंजाब, बिहार, बंगाल उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा, असम, ये तो हम एक साथ बोलते ही हैं। एक बंबई तो होना ही होना है। अब वैसे ही याद रखो कि किस किस के ऊपर अधिकार था। सबसे पहले देखिएगा उन्होंने बंगाल पे अधिकार किया था, मद्रास था, उड़ीसा था, असम था, बिहार था, बंबई था, एक सिंध जो है वो पाकिस्तान वाला हिस्सा भी आ गया, एक पंजाब वाला हिस्सा भी हमारे पास में आ जाता है। तो इस तरह से याद रह जाएगा, ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। चीफ कमिश्नरी की बात करें तो आप इसको ए बी सी डी के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ए का मतलब हुआ अजमेर मेरवाड़ा, बी का मतलब हुआ बलूचिस्तान, सी का मतलब हुआ कुर्ग और डी का मतलब हुआ दिल्ली। तो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे उस समय, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ये 4 हमारे पास में प्रांत हुआ करते थे दोस्तों। अब हम बात करें कैबिनेट मिशन भारत में तो आ गया है ना। तो कैबिनेट मिशन जो आया था भारत में, वो आया, उसने भारतीय नेताओं से बात की और 16 मई 1946 की हम बात करें, कब की, 16 मई 1946 को वो क्या करता है, वो जो कैबिनेट मिशन है वो कुछ बातों का निर्धारण करता है। यानी इसमें प्रावधान कौन कौन से थे। तो पहला जो प्रावधान था कैबिनेट मिशन के अंदर 1946 के बात में जो आता है वो ये था कि संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से किया जाएगा, डायरेक्ट चुनाव नहीं होंगे, पहली बात। ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन नहीं किया जाएगा। ये जो सबसे पहले मैं आपसे वही बात कर रहा हूं जो हमें याद रखनी है कि संविधान सभा में जो सदस्य आएंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से आएंगे दोस्तों, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं आ रही हैं। फिर हम बात करें कि इसमें जो प्रावधान था वो अंतरिम सरकार के गठन का था। इसमें ये कहा गया कि संविधान सभा में जो भी सदस्य आएंगे वो कितने होंगे, तो उनकी संख्या का जो निर्धारण है उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा दोस्तों। कैबिनेट मिशन के अंदर प्रावधान था, एक तो अंतरिम सरकार का गठन, तब तक सरकार भी चलानी है। दूसरा संविधान सभा, यानी 2 संविधान सभा और अंतरिम सरकार, एक संविधान सभा होगी जो संविधान बनाएगी और दूसरी एक अंतरिम सरकार होगी जो क्या करेगी, शासन को चलाएगी। दोनों की ही बात जो है कैबिनेट मिशन के अंतर्गत की गई थी। तो उन्होंने कहा भी सदस्य संख्या का जो निर्धारण है वो जनसंख्या के अनुपात में ही किया जाएगा। अब कितने पर, तो याद रखिएगा इन्होंने कहा भी 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाना चाहिए, ये प्रस्ताव इनके द्वारा रखा गया था। और साथ में इसमें प्रावधान था कि एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा जिसमें प्रांत होंगे, रियासतें होंगी और चीफ कमिश्नरी होंगी। तो इस आधार पर जैसे हमने कहा भी 10 लाख पर कितने होंगे, एक प्रतिनिधि होगा। तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने होंगे, कितने सदस्यों की बात की गई थी, 389 सदस्यों की बात की गई थी। अब ये 389 सदस्य कैसे होंगे दोस्तों। 389 देखिएगा, एक तो ब्रिटिश भारत और एक थी रियासतें। हमने जैसे बात की थी कि भारत उसमें 2 भागों में बटा हुआ था, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें। ब्रिटिश भारत 2 भागों में था, ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी। तो ब्रिटिश प्रांत में जनसंख्या के आधार पर 292 सीटें आई और चीफ कमिश्नरी जो 4 प्रदेश से सबकी एक एक सीट होगी, तो 4 सीटें उनसे आ गई। तो यानी ब्रिटिश भारत से कुल मिलाकर के 296 सीटों का निर्धारण संविधान सभा के लिए किया गया। 93 सीटें जो थी वो देसी रियासतों से थी। इस प्रकार से 389 हमारे कुल पद हो जाते हैं। जैसे आज हमारी लोकसभा की कुल सीटें उसी प्रकार की सीटों की अपने बात कर रहे हैं वहां पर। अब ब्रिटिश भारत की जो 296 सीटें हैं, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश भारत की जो, यानी ब्रिटिश भारत में कौन से आगे, प्रांत आगे और चीफ कमिश्नरी आगे। तो 296 सीटों को 3 धार्मिक समूह के आधार पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। जैसे हम कहीं सामान्य की सीटें थी 213,
मुस्लिमों की सीटें थी 79 और सिखों की सीटें थी 4। सिखों की सीटें कहाँ थी? केवल और केवल पंजाब में थी। तो दोस्तों हमने कहा 10 लाख के आधार पर कुल सीटें हमने बांट दी 389, और 389 को हमने ब्रिटिश भारत और रियासतों के लिए 93 हमारी रियासतों के लिए थी, और 296 जो है हमारी ब्रिटिश प्रांत के लिए रहेगी। 296 को भी हमने फिर देखिएगा किस में बांटा है दोस्तों, इन 296 सीटों को भी हमने किस में बांटा है? हमने सामान्य, मुस्लिम और सिख धर्म के आधार पर हमने उनकी सीटें निर्धारित कर दी थी दोस्तों। अब हम देखें तो हमारे पास में दो प्रकार के जो हैं प्रशासनिक इकाइयां होगी दोस्तों। एक तो हमारे पास में हो गया ब्रिटिश प्रांत, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एक तो हो गया ब्रिटिश प्रांत और दूसरी होगी रियासतें। तो चुनाव कहाँ हो सकता था? चुनाव तो ब्रिटिश प्रांत में हो सकता था, तो ब्रिटिश प्रांत में हुआ था चुनाव, और जो हमारी रियासतें थी उन्होंने मनोनीत करके जो है अपने सदस्यों को भेजा था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 296 जो सीटें थी उन पर हुआ निर्वाचन किस आधार पर? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से, जैसे हमारे राष्ट्रपति और इनके चुनाव हुआ करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। मतलब फिर इनमें सार्वभौमिक मताधिकार नहीं हुआ था, इनका जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा जो 389 थी उसमें से 296 जो ब्रिटिश प्रांत वाली सीटें थी उनके अंदर जो सदस्यों का चुनाव हुआ वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत प्रणाली के आधार पर हुआ, यानी सार्वभौमिक मताधिकार जिसकी नेहरू जी ने बात की थी वो नहीं हुआ था। इसमें जो निर्वाचन हुआ था वो अप्रत्यक्ष माध्यम से हुआ था, और ऐसी ही बात उसमें कहा गया था। तो फिर 93 जो देशी रियासतें थी वहां से सदस्य कैसे आए थे? वो मनोनीत होकर के आए थे दोस्तों। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी संविधान सभा है वो अंशतः तो क्या है? निर्वाचित है, और अंशतः क्या है? मनोनीत है। यानी इसमें कुछ सदस्य जो ब्रिटिश प्रांत वाले हैं वो तो निर्वाचित हैं, और जो हमारी रियासतों वाले हैं वो कैसे आते हैं? वो मनोनीत आते हैं दोस्तों। तो अब इन्होंने यही कहा कि संविधान सभा का जो गठन है इन प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा, और इन्होंने ही कहा था कि जो देशी रियासतें हैं ना तो उनमें चुनाव नहीं होंगे, लेकिन इनके प्रतिनिधि संविधान सभा में मनोनीत किए जाएंगे। जब तक नए संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक सभी राजनीतिक जो हैं जिनको इसमें सीट आई है वो सारे मिलकर के अंतिम सरकार का गठन करने वाले होंगे दोस्तों। तो आगे चले, हम आगे बात करें तो इन चुनावों के अंदर जो वास्तव में सीटें आई थी पार्टी वाइज अपने देखें कि जुलाई अगस्त 1946 में जो ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटों पर चुनाव हुआ था तो उसकी स्थिति कैसी रही थी? कांग्रेस के 208 सीटें आई, मुस्लिम लीग की 73, अन्य दलों की 15 थी। तो कांग्रेस की 208, मुस्लिम लीग की 73, बाकी जो सीटें हैं दोस्तों निर्दलीय की कितनी आ गई? 8। यूनियनिस्ट पार्टी की सीटें सबसे ज्यादा हैं, 3 आ गई। बाकी कृषक प्रज्ञा पार्टी की 1 सीट आई है। सिख गैर कांग्रेसी, सिख है और गैर कांग्रेसी है ना। एक कम्युनिस्ट पार्टी भी हुआ करती थी उसकी 1 सीट आई। एससी परिसंघ यानी अनुसूचित जाति परिसंघ की भी 1 सीट थी दोस्तों। तो इन कम्युनिटी के आधार पे ही है काफी सीटें। तो ये तो इनकी इतनी इतनी सीटें आई थी। जैसे हम कहें ना भाई आज लोकसभा के चुनाव हुए या विधानसभा के चुनाव आई, कुछ सीटें कांग्रेस की आई, कुछ बीजेपी की आई, कुछ राष्ट्रीय लोकदल की आ गई, कुछ आम आदमी की आ गई। तो इस प्रकार का ही जो है वो हम अपने यहाँ पर देख रहे हैं। तो कुल हमारी ये 296 सीटें हमारी हो जाती हैं दोस्तों। अब हम देखें जब चुनाव हुआ तो चुनाव होने के बाद में जो मुस्लिम लीग है देखो उनकी संख्या कितनी रहेगी? केवल 73, 208, यही तो बहुत ज्यादा है। तो आप ये समझिएगा कि संविधान सभा में जो भी होगा नियम बनेगा तो वो किसके आधार पर बनने हैं? तो वो कांग्रेस के आधार पर बनने हैं। तो इसलिए मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया? बहिष्कार कर दिया गया। और मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि हमें तो हमारा एक नया संविधान चाहिए। इन्होंने एक नए संविधान सभा की मांग की थी दोस्तों। तो इसलिए विभाजन हुआ इसी के कारण से, और विभाजन के बाद में संविधान सभा का पुनर्गठन जब हुआ तो सीटों में भी काफी परिवर्तन आ गया। जैसे हम बात करें ब्रिटिश प्रांत के अंदर 226 सीटें हो गई, चीफ कमिश्नरी की 3 रह गई, बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया था, और देशी रियासतें 93 से घट करके कितनी रह गई है दोस्तों? 70 रह गई है। तो जो 389 सीटें थी वो अब कितनी रह गई है दोस्तों? 299 रह गई। यानी सीटें तो क्या हो गई हमारी? कम हो गई दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो गया, इस कारण से हम इसको मानते हैं ऐसा। तो ब्रिटिश प्रांत की रही, ये देखिएगा विभाजन के बाद पुनर्गठित जो हमारी संविधान सभा थी, ब्रिटिश प्रांत के 226 सदस्य, चीफ कमिश्नर के 3, और देशी रियासतों से हमारे पास में रह गए थे 70। सर्वाधिक सीटों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें किसके पास में थी?
ब्रिटिश प्रांतों में अगर हम बात करें, जैसे हम कहते हैं दो प्रकार की प्रशासनिक इकाइयां हैं, ब्रिटिश प्रांत है और कुछ रियासतें हैं हमारे पास में। तो ब्रिटिश प्रांत के अंदर संयुक्त प्रांत जो है उसके पास में कितनी सीटें थी दोस्तों? 55 सीटें थी। और रियासतों की अगर हम बात करें तो रियासतों में सबसे ज़्यादा सीटें हैदराबाद के पास में थी, हैदराबाद के पास में सबसे ज़्यादा सीटें थी। लेकिन हैदराबाद जो है वो इसके सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, ये एकमात्र ऐसी रियासत भी मानी जाती है। इसलिए देखिएगा दोस्तों, मैसूर ही है जिसकी सीटें सबसे ज़्यादा थी। तो हम कहें संविधान सभा में सबसे ज़्यादा सीटों वाला अगर कोई था, देखिए रियासत थी, तो रियासत कौन सी थी हमारी? मैसूर को हम सबसे बड़ी रियासत मानते हैं दोस्तों। आगे अपने बात करें कि इसमें कुछ लोग हैं इंपॉर्टेंट जिनको हमें ये लगता है कि संविधान सभा में थे, लेकिन थे नहीं। जैसे हम कहें महात्मा गांधी है, तेज बहादुर सप्रू है, जयप्रकाश नारायण है। इन लोगों ने जो है संविधान सभा की सदस्यता नहीं थी, इनके पास में किसी भी प्रकार की कोई सदस्यता नहीं थी दोस्तों। महात्मा गांधी ने तो कभी ली ही नहीं। तेज बहादुर सप्रू थे, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से नहीं ली। जयप्रकाश नारायण ये मानते थे कि जो संविधान सभा है उसके अंदर जनता का पूर्ण प्रतिनिधित्व है नहीं, तो इसलिए ये सदस्य नहीं रहे थे दोस्तों, इन्होंने त्यागपत्र दे दिए। अब हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिन्हें हम क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का पिता भी कहते हैं। सब कुछ इन्हीं के द्वारा हुआ था और हम संविधान जो है वो इन्हीं की देन मान करके चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा, भीमराव अंबेडकर साहब जो थे वो बंगाल से चुनकर संविधान सभा के सदस्य बने थे, अनुसूचित जाति परिसंघ से। लेकिन विभाजन जब हुआ तो विभाजन के बाद ये जो उनका बंगाल था वो तो चला गया पाकिस्तान में, तो इन्हें दोबारा बम्बई प्रांत से निर्वाचित करवाया गया। MR जयकर जो थे, इनसे त्यागपत्र लिया गया और त्यागपत्र लेने के बाद में जो भीमराव अंबेडकर साहब हैं उनको जो है बम्बई प्रांत से फिर इनको वापस जो है वो संविधान सभा की सदस्यता दिलवाई गई थी दोस्तों। आगे हम बात करें, जैसा कैबिनेट मिशन में प्रावधान था कि एक अंतरिम सरकार का गठन भी किया जाएगा दोस्तों। तो अंतरिम सरकार भी वही हुआ करती थी, वही सारे काम करती थी। तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही इसका गठन भी किया गया था। इसकी घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 की। किसकी? अंतरिम सरकार की बात करें जो उस समय शासन संभाली थी, और गठन हो गया था 2 सितंबर 1946 को। तो घोषणा कब की गई है दोस्तों? 24 अगस्त 1946 को, और इसका गठन हो गया है 2 सितंबर 1946 को। अब हम कहें भी अंतरिम सरकार का गठन किस लिए किया गया है? तो जो हमारे भारतीय लोग थे उनको शासन का प्रशिक्षण मिल जाए, इसलिए अंतरिम सरकार का प्रशिक्षण देने के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। हमने अंग्रेजों को लगा भी संविधान बना लेंगे, चला पाएंगे भी या नहीं चला पाएंगे, तो इसलिए उनको प्रशिक्षण देने के लिए इसको बनाया गया। इस अंतरिम सरकार का जो कार्यकाल है वो 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक का माना जाता है। इसमें सदस्यों की बात करें तो इसमें 11 सदस्य थे। मुस्लिम लीग इसके अंदर शामिल नहीं थी, वो इसमें नहीं आई थी दोस्तों। 26 अक्टूबर 1946 को जो है मुस्लिम लीग शामिल होती है, और मुस्लिम लीग शामिल होने के बाद में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ भी जाती है। तो अंतरिम सरकार में अगर हम कुल सदस्यों की जब गठित हुई तो तब तो कितने थे? 11 ही थे। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग शामिल हो गई। तो देखिएगा, एक तो ध्यान रखिएगा 2 सितंबर से इसका गठन हुआ है। जो हमारी अंतरिम सरकार है उसका गठन 2 सितंबर 1946 को हो गया। तब इसमें 11 सदस्य थे, लेकिन मुस्लिम लीग इसमें नहीं थी। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो जाती है अंतरिम सरकार में, तो उसके सदस्यों की संख्या हो जाती है 15, जिसमें एक अध्यक्ष है और 14 सदस्य हैं। तो कांग्रेस के 6 थे, मुस्लिम लीग के 5 थे, एक सिख था, एक ईसाई था और एक पारसी था। इस प्रकार से ये हमारे सदस्य पूरे होते हैं दोस्तों। मुस्लिम लीग के द्वारा अंतरिम सरकार में एक हिंदू व्यक्ति भी भेजा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ हमारे लिए। तो कौन थे वो? जोगेंद्र नाथ मंडल थे, इनको भेजा गया था मुस्लिम लीग के द्वारा अंतरिम सरकार के अंदर। और इन्होंने ही कहा था कि एक ही सरकार जो है वो 2 राष्ट्र चला रही है। किसने कहा था? अंबेडकर ने, है ना। एक ही सरकार है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह में ऐसा कह सकते हैं कि 2 राष्ट्र चला रही थी, एक ही सरकार 2 राष्ट्र चला रही थी।
अब देखिए अंतरिम सरकार जो बनी उस समय मंत्रिमंडल में क्या था, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है चीज। अध्यक्ष थे लॉर्ड वेवेल और फिर लॉर्ड माउंटबेटन की बात आती है। उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, ये विदेश मंत्री के रूप में थे। गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। लर्न कीजिएगा दोस्तों, ये याद करने की चीज है। रक्षा मंत्री बनाया गया था बलदेव सिंह को। श्रम मंत्री बनाया गया था जगजीवन राम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती ही रहती है। खाद्य एवं कृषि मंत्री को बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। रेल मंत्री किसको बनाया गया, आसफ अली को। ये देखिएगा शिक्षा मंत्री हमेशा इंपॉर्टेंट होता है इस समय का, अंतरिम सरकार का। वित्त मंत्री कौन है, लियाकत अली। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री, अभी हमने बात की थी ना, मुस्लिम लीग के द्वारा भेजा गया एकमात्र हिंदू व्यक्ति था, है ना। स्वास्थ्य मंत्री की हम बात करें तो गजाफर अली को बनाया गया। वाणिज्य मंत्री यानी व्यापार मंत्री इब्राहिम इस्माइल चुनरीगर को बनाया गया। डाक एवं वायु मंत्री अब्दुल रब नस्तार को बनाया गया। खान एवं ऊर्जा मंत्री CH भाभा को बनाया गया। और उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई को बनाया गया था। जॉन मथाई साहब का क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम आगे चलें और देखें कि जो हमने संविधान सभा बना ली, इस संविधान सभा ने काम क्या किए थे, इसके कार्य कौन कौन से थे। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी, यानी इसमें दो दल नहीं थे, इसमें बहुदल थे, यानी दो से ज्यादा ही थे। हम कहें कुल दल कितने हैं, इसमें 10 दल हुआ करते थे दोस्तों। और संविधान सभा ने जो भी कार्य किया वो अनेक समितियों के माध्यम से किया, 22 समितियों के माध्यम से काम किया था। ये समितियां कौन कौन सी, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसको भी आगे अपने देखने वाले हैं। अब संविधान सभा ने क्या किया दोस्तों, संविधान सभा ने बैठकें की, बैठकों में प्रस्ताव पारित किए और धीरे धीरे हमारे संविधान का निर्माण किया था। हम बात करें पहली बैठक की, तो पहली बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। कब हुई है, प्रातः 11 बजे दिल्ली सेंट्रल हॉल के अंदर होती है। और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होगी, तो क्या करेंगे दोस्तों, अंतरिम सरकार बन गई, अब सारे इकट्ठे हो रहे हैं, अभी तक उसमें कोई अध्यक्ष तो है नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले अध्यक्ष का चुनाव करना पड़ेगा, जो उनकी अध्यक्षता करके वो उस संस्था को चला सके, बैठक को चला सके। तो आते ही सबसे पहले जो वरिष्ठतम सदस्य थे सरकार के, अस्थायी अध्यक्ष उनको बनाया गया और वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। जेबी कृपलानी ने ही ये प्रस्ताव लाया था, तो इसलिए सबसे पहले वक्ता भी हम इनको मानते हैं। जेबी कृपलानी ने कहा कि अभी जो अध्यक्ष है हमें एक अस्थायी अध्यक्ष बना लेना चाहिए इस मीटिंग के अंदर, फिर अपने चुनाव कर लेंगे कि जो है स्थायी अध्यक्ष हमारा कौन सा बनेगा। तो किसको बनाएं, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे सीनियर है उसको बना दो। तो सीनियर जो उसमें थे सच्चिदानंद सिन्हा, तो उनको बना दिया गया। पहली बैठक का जो उद्घाटन है वो भी इन्हीं के द्वारा किया गया। अस्थायी अध्यक्ष का ये जो प्रावधान है वो हमने कहां से लिया है, फ्रांस से लिया है दोस्तों। जैसे अभी भी होता है ना प्रोटेम स्पीकर, जब नई लोकसभा का गठन होता है, विधानसभा का गठन होता है, तब उस समय अध्यक्ष नहीं होता, तो एक प्रोटेम स्पीकर यानी वो किसी भी पार्टी का हो, सबसे वयोवृद्ध को हम अपने बना देते हैं, फिर उसी से आगे जो है सारा काम चलता है। इसमें 211 सदस्य उपस्थित हुए थे दोस्तों। इसमें देखिएगा मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत ने पहली बैठक में भाग नहीं लिया था, काफी इंपॉर्टेंट। हैदराबाद तो आप वैसे याद रखेंगे, चल ही रहा है काफी देर से। और इसके लिए चर्चिल ने कहा था, क्योंकि इसमें देखिएगा मुस्लिम लीग नहीं थी, तो चर्चिल ने क्या कहा कि ये एक ऐसा विवाह का मंडप है जिसकी तो दुल्हन ही गायब है, दूल्हे तो आ गए लेकिन दुल्हन तो है ही नहीं। ऐसा किसने कहा था, ऐसा चर्चिल ने कहा था, किसके कारण, जो है मुस्लिम लीग के कारण कहा था दोस्तों। महात्मा गांधी और जिन्ना दोनों इंपॉर्टेंट व्यक्ति आते हैं, लेकिन दोनों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तेज बहादुर सप्रू और जेपी नारायण जो थे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। एक का स्वास्थ्य खराब हो गया था और एक ने कहा कि भी जो हमारी ये सरकार है, जो हमारी संविधान सभा है, वो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। संविधान सभा में पहले बोलने वाले वक्ता, अभी बात की थी हमने, जेबी कृपलानी को मानते हैं। और पहले मनोनीत उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें, मनोनीत उपाध्यक्ष है जिसका मनोनयन किया गया, चुनाव नहीं हुआ है, फ्रैंक एंथोनी को बनाएंगे। तो एक अध्यक्ष होगा तो एक उपाध्यक्ष भी होना चाहिए था दोस्तों, तो यहाँ पर एक उपाध्यक्ष भी होता है दोस्तों। और इनको फ्रैंक एंथोनी को जो है सच्चिदानंद सिन्हा के कहने पर ही बनाया गया था। अब हम कहें भी पहली जो हमारी थी बैठक थी उसका मुस्लिम लीग और देसी रियासत, दोनों चीजें याद रखना, मुस्लिम लीग और जो हमारी रियासतें थी उन दोनों के ही द्वारा
पहली बैठक का बहिष्कार किया गया था दोस्तों। इसलिए सदस्यों की संख्या बहुत ही कम है, 211 ही सदस्य थे दोस्तों। अब हम दूसरी बैठक की बात करें तो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। अब इसमें सबसे पहले क्या किया जाना था, अभी अस्थायी अध्यक्ष से स्थायी का जो है चुनाव करना था। ज़्यादा दिन नहीं है भाई, देखो पहली सभा कब हुई है, पहली सभा हुई है आपकी 9 दिसंबर को, और दूसरी जो सभा हो रही है, दूसरी बैठक हो रही है वो 11 दिसंबर को तो हो रही है ना। तो इस दिन क्या किया गया, स्थायी अध्यक्ष का चयन किया गया और स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बिहार से थे। ये निर्विरोध चुन लिए गए थे दोस्तों। ये इसमें सबसे पहला काम किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए इनका नाम का जो प्रस्ताव है तो वो किसके द्वारा रखा गया था, वो JB कृपलानी के द्वारा ही रखा गया था। इसमें 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे, HC मुखर्जी और एक VT रामकृष्णाचारी। VT रामकृष्णाचारी राजस्थान से प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे। दूसरी बैठक में प्रमुख प्रारूपकार जो थे वो एलन मुखर्जी थे, सचिव थे HVR आयंगर और संवैधानिक सलाहकार BN राव जो थे। इस समय हमारा प्रतीक चिन्ह हाथी के रूप में अपने चल रही थी दोस्तों। अब हम बात करें लेखन की, जो हैंड रिटन हुआ ना, लिखा ही गया, पहले तो हाथ से लिखा जाता है जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाद में हो सकता है इसकी किताब है या कुछ और हो, लेकिन अभी तो यही है ना, तो हाथ से लिखा गया था। तो हिंदी में लिखने वाले थे वसंत कृष्ण वैद्य और अंग्रेजी में लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे दोस्तों। और अलंकरण यानी डिजाइन वगैरह, जैसे मान लीजिएगा मैंने तो ये छोटे छोटे डिजाइन बना रखे हैं, कोई फूल पत्तियां कुछ भी बनाए तो वो राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस के द्वारा बनाए गए थे। BN राव बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। BN राव ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले हमारे संविधान के लिए एक कच्चा प्रारूप तैयार किया था दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम इसका महत्व समझें तो BN राव ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले जो है प्रारूप का तैयार किया था। और इसी प्रारूप पर विचार करने के लिए सत्यराव सिन्हा की सिफारिश पर एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था दोस्तों, ये हमें याद रखना है। अगस्त 1947 में इन्होंने बताया था। इसमें 243 अनुच्छेद थे और इसमें 13 अनुसूचियां थी दोस्तों, जो प्रारूप BN राव ने तैयार किया था दोस्तों। इसी पे बाद में चर्चाएं होती हैं, बात होती है। 13 दिसंबर 1940 को जो है वो तीसरी बैठक होती है दोस्तों, सॉरी 46 को तीसरी बैठक होती है। और इस बैठक के अंदर देखिएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है दोस्तों। तो जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं जिसे 26 जनवरी 1947 को जाकर के पारित किया गया था। और यही आगे चल करके क्या बनती है, हमारी प्रस्तावना बनती है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। क्योंकि देखिएगा इसमें जो है हमारे मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, कुछ और दिक्कतें थी, तो इसका एक बार इसको टाल दिया गया था, इस प्रस्ताव को टाल दिया गया था, बाद में इसको मंजूरी दी गई थी। तो यही आगे चलकर हमारा प्रस्तावना बनते हैं। ये 8 बिंदु थे इसके अंदर। इस प्रस्तावना में कितने बिंदु थे दोस्तों, इस प्रस्तावना के अंदर 8 बिंदु थे। और इन 8 बिंदुओं में थी जनता की उम्मीदें और हमारे संविधान का आदर्श था दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट सी बात हमारे सामने आ जाती है। MR जेकर के प्रस्ताव पर ही संविधान सभा ने प्रस्ताव कुछ समय के लिए टाल दिया था दोस्तों। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहली बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। तो कितनी बैठकें हुई, कुल बैठकों की बात करें, ये अंतिम बैठक थी ना, ये एक ही दिन की थी। अगर हम इसको जोड़ें तब तो हो जाता है 166, अगर हम इसको नहीं जोड़ें तो फिर 165 ही होती है। अब ये डिपेंड करता है हमारा कि हमारे क्वेश्चन पेपर में कैसे देता है। अगर 166 देता है तो हम इस बैठक को जोड़ेंगे ही भाई, इसको जोड़ के ही चलना है। और यदि ये नहीं हो, 166 का ऑप्शन ही नहीं हो, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, फिर तो हमें 165वां करना ही पड़ेगा दोस्तों। इसी तरह से अधिवेशन की बात करें तो 12 अधिवेशन अपने मानते हैं। अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को ही हुआ। पहला 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक चला। बैठक तो दोस्तों जैसे 9 की बैठक होगी, 11 की होगी, 13 की, ये बैठक होगी, लेकिन वो एक सेशन था पूरा का पूरा अधिवेशन, तो वो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक का था। 12 अधिवेशन हुए, इसको नहीं जोड़े तो फिर 11 हो जाएगा, जैसा पेपर में आए उसी हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। 24 जनवरी 1950 काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन अंतिम बैठक हुई थी
संविधान सभा की अंतिम बार इनका मिलना मिलाना हुआ, अंतिम पार्टी इन्होंने की थी दोस्तों। चाय पार्टी हुई, अंतिम रूप से विदाई इन्होंने ले ली थी, संविधान सभा उसके बाद में होने वाली नहीं थी। इसी दिन राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया, इसी दिन राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया, इसी दिन राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, इन्हीं के द्वारा चुन लिया गया था दोस्तों। और अंतिम रूप से इस पर हस्ताक्षर हुए संविधान पर 284 सदस्यों के द्वारा। और इसमें सबसे पहले जो हस्ताक्षर करने वाले थे वो थे नेहरू, और सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किए थे राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इनके ऊपर जो है वो सबसे बाद में हस्ताक्षर इन्हीं के द्वारा किए गए थे दोस्तों। 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जिसका डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। हमने 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को लागू किया गया था, और इसको अपने बोलते हैं आंशिक रूप से लागू होना, जिसे हम सामान्यतः कहते हैं ना अंगीकृत किया गया था दोस्तों, है ना। तो अनुच्छेद है 394। अनुच्छेद 394 के अंतर्गत संविधान के लगभग 16 अनुच्छेदों को इसमें हमने शामिल कर लिया था। 16 अनुच्छेद जो नागरिकता से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है, अंतरिम संसद से संबंधित है और संक्रमणकालीन प्रावधान है, इनको हमने अनुच्छेद 394 के द्वारा हमने इसको लागू कर दिया था दोस्तों। तो कौन कौन से थे आर्टिकल, तो अब याद ही रखना पड़ेगा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 60, 324, 66, 67, 79, 80, अब तो 88 और 391, 92, 93, 94, ये तो कंटिन्यूस है ही है। शेष जो हमारा संविधान रहा वो हमने लागू किया था 26 जनवरी 1930 की स्मृति में, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने प्रथम स्वराज दिवस मनाया था, तो उसी याद में हम 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू करते हैं। इसकी मूल प्रतियां थी 3, हिंदी में 1 और अंग्रेजी में थी 2, जिस पर 284 लोगों ने हमारे यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे। तो पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, आंशिक लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 के रूप में, है ना। और इसी दिन जब 26 जनवरी 1950 आती है, तो इसी दिन जो है भारत को गणराज्य लागू कर दिया गया दोस्तों। क्या लागू कर दिया गया? गणराज्य को लागू, भारतीय गणराज्य को लागू कर दिया गया। और जो संविधान सभा है, अब ध्यान दीजिएगा, इस समय जो हमारी संविधान सभा जो चल रही थी, उसी संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है दोस्तों। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 वाली मानते हैं। और थोड़े कुछ एक डाटा है, जैसे हम बात करें टाइम कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। खर्चा हो गया तो 64 लाख रुपए का। हम कहें हस्तलेखन किसने किया था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और चित्रांकन जो है इसके ऊपर जो डिजाइनिंग की गई थी वो नंदलाल बोस के द्वारा की गई थी। अब हम बात करें कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, तो इस सदस्यता को हमने स्वीकृति कब दी थी, तो मई 1949 के अंदर दी गई थी दोस्तों। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है कि संविधान सभा जो है वो हमारी 2 कार्य किया करती थी, 2 प्रकार के इसके कार्य होते थे। यही संविधान सभा जब सरकार चलानी होती थी तो अंतरिम संसद के रूप में काम करती थी, और जब संविधान का निर्माण करना होता था तो संविधान सभा के रूप में काम करती थी। संविधान सभा ने न केवल संविधान सभा का निर्माण करने का कार्य किया, बल्कि भारत की स्वतंत्रता के बाद से संसद के गठन होने तक अंतरिम संसद के रूप में भी इसने कार्य किया था दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली जो इसकी बैठक हुई वो 17 नवंबर 1947 को हुई, अंतिम बैठक 17 अप्रैल 1952 को हुई है दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं हम? अंतरिम संसद की बात कर रहे हैं दोस्तों। पहले तो संसद का प्रावधान ही नहीं है ना, अंतरिम सरकार है, संसद तो कैसे चलेगी वो हमने बनाई, है ना। तो ये 17 अप्रैल 1952 तक ये चलता रहा था। अंतरिम संसद हमने जब स्वतंत्रता के बाद जब हमारा संविधान लागू हो गया तो उसके बाद में जो है संसद अपने देखते हैं ना। तो प्रथम बैठक है 17 नवंबर 1947 को, अंतिम होती है 17 अप्रैल 1952 को। अंतरिम संसद के अगर अध्यक्ष की बात करें तो अंतरिम संसद के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ये याद रखना है हमें ना। तो जब संविधान सभा की बैठक होती थी तो अध्यक्ष की सीट पर आकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठ जाते थे, और जब अंतरिम संसद चल रही होती थी तब गणेश वासुदेव मावलंकर आ जाते थे दोस्तों। संविधान सभा जैसे हमने बात की, संविधान सभा के कार्य हुए थे संविधान सभा की समितियों के द्वारा। तो थोड़ा सा हम इसके विषय में बात कर लें तो संविधान सभा की जो समितियां हैं दोस्तों, उनमें पहली समिति आती है संघ संविधान समिति,
दूसरी हम लें संघ शक्ति समिति और राज्यों से समझौता समिति। तो ये तीनों समिति का जो है अध्यक्ष कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। एक तदर्थ झंडा समिति, नियम समिति, प्रक्रिया संचालन समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक और मूल अधिकार समिति की बात करें तो वल्लभ भाई पटेल। ये आरएएस में कई बार पूछा गया, ये प्रश्न याद रखिएगा। अल्पसंख्यक उप समिति है जिसके अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी है। मूल अधिकार उप समिति है, उसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी है। ये मेरे हिसाब से ये नाम थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद करके जाइएगा। हम सदन समिति की बात करें तो सदन समिति के अध्यक्ष है पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति की बात करें तो के.एम. मुंशी जो है वो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। विधायी कार्यों के लिए जो समिति बनी वो बनाई थी जी.वी. मावलंकर ने, मावलंकर इसके अध्यक्ष थे। तो विधायी कार्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन है, जी.वी. मावलंकर। और संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अब हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास में आती है प्रारूप समिति, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम थोड़ा सा ध्यान दें, पहले मैंने बात की थी 1946 के अंदर दोस्तों देखिएगा बी.एन. राव जो थे, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया और इन्होंने ही सबसे पहले संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस पर विचार विमर्श करने के लिए सत्यनारायण राव समिति, ध्यान दीजिएगा कौन सी समिति की बात कर रहा हूं मैं, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था दोस्तों। तो ये हमें याद रखना है, कब किया गया है, 29 अगस्त 1947 को। इसे ड्राफ्ट कमेटी या पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं। 7 सदस्य थे, इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थी। ठीक है, तो इस समिति का पूरा नाम जो था ये भी याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इस समिति का जो पूरा नाम था वो पूरा नाम था प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति। प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति किसका नाम है, ये प्रारूप समिति का ही पूरा नाम है दोस्तों। और संविधान सभा की बिजनेस कमेटी के द्वारा इसकी अनुशंसा की गई थी। किसके द्वारा, ये भी याद रखिएगा, बिजनेस कमेटी, उसके द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी दोस्तों। तो ये 7 सदस्य कौन कौन से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, 30 अगस्त 1947 को पहली बैठक में इनको अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जब संविधान सभा के द्वारा इसका अध्यक्ष, प्रारूप समिति का अध्यक्ष इनको नहीं बनाया गया था, बल्कि हुआ क्या था, प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की जो पहली बैठक होती है उसके सभी सदस्य मिलकर अंबेडकर साहब को जो है सभापति नियुक्त करते हैं दोस्तों, है ना। हमारे ध्यान में ये रह जाता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष संविधान सभा के द्वारा अंबेडकर साहब को बनाया गया, ऐसा नहीं था, बल्कि जो पहली बैठक होती है उन्होंने 7 सदस्यों की एक जो है प्रारूप समिति बना दी। 7 सदस्य थे, जो पहली बैठक हुई उनमें 30 अगस्त को, 29 अगस्त को इन्होंने गठन किया है। 30 अगस्त को पहली बैठक होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, निर्माण कर लेते हैं दोस्तों, जो अध्यक्ष है उसको बना देते हैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के.एम. मुंशी, ये एकमात्र कांग्रेसी थे इसमें, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एक बी.एल. मित्र थे जो त्याग पत्र दे देते हैं, बीमार होने के कारण फिर उनके स्थान पर एन माधव आ जाते हैं। डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाती है तो इसके कारण राजस्थान से जो है प्रतिनिधित्व करने वाले टी.टी. कृष्णामाचारी को यहाँ पर लिया जाता है दोस्तों। संविधान का प्रथम प्रारूप मसौदा जो है वो बी.एन. राव के द्वारा ही तैयार किया गया था और बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए इसी प्रारूप से प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का व्यवस्थित प्रारूप तैयार किया था। यानी आप एक तरह से माने बी.एन. राव ने संविधान का प्रारूप बना दिया था, उसी को व्यवस्थित इनके द्वारा किया गया था दोस्तों। इस प्रारूप को कौन से, जो बी.एन. राव ने तैयार किया था, 21 फरवरी 1948 को भारत के गजट में प्रकाशित किया गया। बी.एन. राव ने भारतीय संविधान का प्रारूप लिखा, प्रारूप समिति ने उसके संशोधन किया। अब जो संशोधित प्रारूप है इसे 21 फरवरी 1948 को भारत के गजट में प्रकाशित किया जाता है, राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है और इसके ऊपर खुले सुझाव हमने आमंत्रित किए। अब इस सुझावों के ऊपर जो है आधार पर आवश्यक संशोधन भी किए गए और अक्टूबर 1948 में गजट में पुनः प्रकाशित करवाया गया। वापिस सुनिएगा,
जो BN राव ने प्रारूप तैयार किया, उसी प्रारूप से प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का एक व्यवस्थित प्रारूप बना लिया। उस प्रारूप को जो उन्होंने BR राव से लेकर के प्रारूप समिति ने तैयार किया था, उसने 21 फरवरी 1948 को गजट में छपवाया और लोगों से सुझाव मांगे। उन सुझावों के आधार पर आवश्यक संशोधन करके अक्टूबर 1948 में उसको वापस छपवाया और इसे फिर विचारों के लिए संविधान के पटल पर रखा गया। ये जो प्रारूप था संविधान का, इस पर 3 वाचन हुए, काफी इंपॉर्टेंट है ये, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला हुआ 4 नवंबर 1948 को, 9 नवंबर तक चलता है। दूसरा 15 से 17 1949 में चलता है और 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को चलता है। 1949 को 26 नवंबर को तो इसका मंजूरी दे ही दी जाती है दोस्तों। अधिक समय पता है कई बार RPSC जो है वो उपाध्यक्ष से भी क्वेश्चन पूछ सकती है। 9 दिसंबर 1946 को फ्रैंक एंथोनी को सच्चिदानंद सिन्हा की रिकमेंडेशन पर जो है उपाध्यक्ष बनाया गया था। 25 जनवरी 1947 को HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया, लेकिन भारत का जब विभाजन हुआ तो HC मुखर्जी की सीट खाली हो गई। बंगाल से चुन करके फिर उनको फिर से सदस्य बनाया गया था दोस्तों। 16 जुलाई 1947 की बात करें तो तब HC मुखर्जी जो हैं वो बंगाल से बनने के बाद में, चुने जाने के बाद में पुनः जो है उपाध्यक्ष बनते हैं। तब NV खर्रे ने कहा भी उपाध्यक्ष 2 होने चाहिए। उन्होंने 2 सीटों का प्रावधान किया, एक प्रांत से होना चाहिए और एक देशी रियासत से होना चाहिए। तो 2 जो है प्रस्ताव थे 2 उपाध्यक्ष के। दूसरा उपाध्यक्ष कौन बनाया गया था, तो VT कृष्णमाचारी को बनाया गया था 16 जुलाई 1947 को। ये राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे, है ना। अब हम कहें संवैधानिक सलाहकार तो संविधान सभा ने बनाया था, लेकिन किसके द्वारा बनाया गया था, गवर्नर जनरल लॉर्ड विवेल के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई थी। संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो HVR आयंगर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था मऊ MP में। इन्हें हम संविधान का जनक, पिता, शिल्पी, वास्तुकार, रचनाकार, जननी सब मानते हैं दोस्तों, सारा कुछ आता है। ये आज़ादी से पहले बंगाल प्रांत से थे, है ना, बंगाल प्रांत से निर्वाचित हुए थे, लेकिन देश का विभाजन हुआ और वो पाकिस्तान में चला गया, तो उसके बाद में ये मुंबई प्रेसिडेंसी से चुने गए थे, है ना। और इन्होंने ही जो है संविधान सभा के समस्त प्रारूप प्रस्तुत किया था दोस्तों। MR जेकर ने सीट इनके लिए खाली की थी, ये बात अपनी कर चुके हैं पहले, है ना। ये जो प्रारूप बना, इस चीज आप इसमें और याद रख सकते हैं, वैसे तो हमने पीछे लिख ही लिया इसको। नवंबर 4 नवंबर, है ना, 4 नवंबर 1948 को देखिएगा, 4 नवंबर 1948 को प्रारूप को पहली बार जो है भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तुत किया गया, पहली बार उसको पढ़ा गया था दोस्तों। इसमें 315 अनुच्छेद थे, इस दिन रखा गया, इसमें कितने अनुच्छेद है, 315 अनुच्छेद है और इसमें जो है वो 8 अनुसूचियां थी दोस्तों। कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, जो पहली बार पढ़ा गया था। फिर देखो इसमें 395 अनुच्छेद तक पहुंच गया था ये बढ़ते बढ़ते। चलिएगा आगे चलते हैं फिर से और हम बात कर लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसके क्या प्रभाव पड़े थे भारत पर से। इसके द्वारा स्वतंत्रता अधिनियम से जो भारत पर से ब्रिटिश सत्ता का समापन हो गया, पहली बात, और भारतीय संविधान सभा में सर्वोच्च और संप्रभु हो गई थी दोस्तों। भारत पर से ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो गई और भारतीय संविधान जो है वो संविधान सर्वोच्च और संप्रभु हो गया। इसी के द्वारा विभाजन भी हुआ भारत का और अब भारतीय संविधान का पुनर्गठन भी इसी के द्वारा हुआ था। कानून निर्माण की शक्ति भी जो है वो संविधान सभा के अंतर्गत आ जाती है भारत विभाजन होने के बाद में या 1947 के एक्ट के बाद में। अब हम बात करें, कुछ एक प्रमुख टिप्पणियां की गई हैं व्यक्तियों के द्वारा कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण संप्रभु निकाय नहीं थी, ऐसा कहा था MR जयकर ने, है ना। इनसे तो सीट खाली करवा ली गई, उनकी जगह किसको लगाया गया था, अंबेडकर साहब को। संविधान सभा भारतीय जनता का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करती, ऐसा किसने कहा था, JP नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने। संविधान सभा वकीलों का प्रभुत्व है, इसीलिए वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है इसको। कहा किसने, आइवर जेनिंग्स ने। भारतीय संविधान सभा केवल हिंदुओं का निकाय थी, केवल हिंदू ही थे इसमें, ऐसा कहा लॉर्ड विस्काउट ने।
संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, ऐसा कहा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमारे लिए रह जाता है। अब हम बात करें भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी, तो 15 महिलाएं थी, जिसमें एक आती हैं विजय लक्ष्मी पंडित, मालती चौधरी, सुचिता कृपलानी, कमला चौधरी, सरोजनी नायडू, रेणुका रानी, रेणुका रॉय, राजकुमारी अमृत कौर, लीला रॉय, दुर्गा बाई देशमुख, अम्मू स्वामीनाथन, हंसा मेहता, दक्षयानी बेलायुधन, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मस्किरीनी। एनी मस्किरीनी को याद रखिएगा, देसी रियासत से आने वाली ये एकमात्र थी, देसी रियासत से आने वाली एकमात्र महिला थी ये। और कहाँ से आई थी, तो ये कोच्चि त्रावणकोर से। एकमात्र मनोनीत महिला हम किसको कहेंगे, इन्हीं को कहते हैं, क्योंकि रियासतों से जो आ रहे थे वो सारे के सारे मनोनीत ही थे। अब देखें एक और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में है, संविधान सभा में राजस्थान से कितने सदस्य थे, तो टोटल 12 थे, 11 देसी रियासतों से और एक हमारे यहाँ पर चीफ कमिश्नर भी था। तो मनोनीत कौन कौन से थे, रियासतों वाले मनोनीत थे, और अजमेर मेरवाड़ा जो था वो चयनित था। तो वीटी कृष्णामाचारी, बलवंत सिंह मेहता, ये है ना, देखा ना हमने, उपाध्यक्ष थे, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, सरदार सिंह, राय बहादुर, जयनारायण व्यास, जसवंत सिंह, दलेल सिंह, रामचंद्र उपाध्याय और गोकुल लाल असावा। ये व्यक्ति थे हमारे जो रियासतें थी वहाँ से संविधान सभा के अंदर राजस्थान से गए हुए थे। और निर्वाचित, और एकमात्र निर्वाचित राजस्थान से जाने वाला कौन था, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, क्योंकि जो है मनोनीत थे, बाकी तो रियासतें थी, यहाँ पे एक चीफ कमिश्नर था, ब्रिटिश प्रांत तो यहाँ पे कोई था नहीं, इसलिए दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, और पूरा हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। संविधान निर्माण से संबंधित कोई कथन शायद ही बचा होगा, और अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो भी काफ़ी है, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा है। मुझे उम्मीद है आपको सभी अच्छे से समझ में आया होगा। सुना हो तो एक दो बार क्लास को दोबारा सुन लीजिएगा, पीडीएफ को प्रिंट करवा सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो, लेकिन ये इतना एक पर्याप्त जो है मैटर है आपके लिए, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप ऑब्जेक्टिव निकाल करके देख सकते हैं। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, एक मोटिवेशन मिलता है अगली क्लास को लाने के लिए दोस्तों। तो मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जल्दी अपने सिलेबस पूरा करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ यूं ही। थैंक यू वेरी मच।